नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ जयदीप सिंह यादव। आज हमारे साथ खास चर्चा में हैं दतिया कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखेड़े जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चंबल तक चैनल में। सर, सबसे पहला हमारा सवाल आपसे रहेगा कि सर, आपकी जो शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी और कहाँ के आप मूलतः निवासी हो? मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, गला थोड़ा सा खराब है तो व्यूअर के लिए भी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसके लिए मुझे माफ जरूर करिएगा। मैं मूलतः अमरावती महाराष्ट्र से हूँ और मेरी शिक्षा लगभग 12वीं तक सरकारी स्कूल में ही हुई है। मेरे पापा टीचर थे और मम्मी सरकारी अस्पताल में नर्स थी, जिसके कारण मम्मा का ट्रांसफर होते रहता, माँ का ट्रांसफर होता था, तो हम गांव से गांव अलग अलग गांव जाते थे। तो लेकिन पापा ये इंश्योर करते थे कि स्कूल के बाद पापा खुद पढ़ाई भी लेते थे, तो पढ़ाई में कहीं नुकसान न हो इसकी हम पापा जिम्मेदारी लेते थे। तो मेरी पूरी स्कूलिंग अमरावती महाराष्ट्र में हुई है। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन के साथ। उसके बाद मैंने मुंबई में लगभग 3-3.5 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब किया है, पुणे मुंबई में। और उसके बाद मेरे पापा का हमेशा यही कहना था कि प्राइवेट नौकरी तो आप कभी भी कर सकते हो, सरकारी नौकरी प्रयास करनी चाहिए। हम कभी तो देश सेवा के लिए, हमारे समाज की सेवा के लिए प्रयास करने चाहिए। पहले लगा मुझे, फिर मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि बहाव के साथ बहते गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद सभी लोग जब नौकरी की तरफ जा रहे थे तब मैं नौकरी की तरफ चला गया। जब मैं 3 साल के बाद कंपनी ने मुझे यूएस जाने का ऑफर दिया था, मेरी H1 वीजा भी लग गया था और मुझे 75,000 का डिपॉजिट कंपनी में करना पड़ा और फॉरेन जाने का तय हुआ। लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हो गया, पापा मुझे हमेशा ही बोल रहे थे। एक बार पापा का फोन आता है, बोलते हैं कि यूएस जाने से अच्छा है यहाँ अगर एक बार प्रयास करो तो यूएस के 10 गुना मजा यही आएगा काम करने में, क्योंकि समाज के साथ काम करेंगे हम। दूसरे दिन मैंने फिर पापा को इंटरनेट पे सर्च किया कि हमने करना चाहिए कि नहीं, रिस्क एनालिसिस किया कि अगर हम करेंगे तो कितना साल लग सकता है, 2-3-4 साल लग सकते हैं, नौकरी रहेगी नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर भी मैंने फिर रिस्क लिया, पापा को बोला हो सकता है आपको फिर से मेरी मदद करनी पड़ेगी, पैसा आपको लगाना पड़ेगा। तो पापा ने एक ही शब्द बोला, बचपन से आप जब तक रहेंगे तब तक पैसा लगाने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, देख लेंगे जो भी होना है, आप तो शुरू करो। नौकरी का बहुत ज्यादा पैसा सेविंग था नहीं, तो नौकरी का पैसा थे पिताजी? हाँ, पिताजी टीचर थे, माताजी नर्स थी। तो बोले जो पैसा आपके पास है वो लगा देना, बाकी मैं लगाऊंगा, लेकिन अब शुरू करते हैं। तो कंपनी में जब रिजाइन डाला तो कंपनी ने बोला कि आपके 75,000 जो डिपॉजिट आपने किया है वो आप फॉरफिट हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, फिर नहीं तो आपको यूएस जाना ही पड़ेगा। तो हमने फिर निर्णय लिया कि नहीं, हम अब नहीं जाएंगे यूएस। अब तो ये 75,000 डिपॉजिट छोड़ने को तैयार हो गए? हाँ, छोड़ने को तैयार हो गए। अब 10-11 की बात थी, तब 75,000 अभी भी बढ़े है, लेकिन तब ऐसी स्थिति में जब गरीबी में आटा गीला हो गया, बिल्कुल सही बात। फिर नौकरी भी छोड़ो, फिर 75,000 भी छोड़ो और ऊपर से अपना पैसा आगे के प्रिपरेशन करो। लेकिन हमने वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया और वहां से मेरी यूपीएससी की जर्नी फिर चालू हुई। सवाल एक और इसमें निकलता, एक सवाल मेरे इसमें ये था कि आपके जो आईएएस की तैयारी की और आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इसमें सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन रहे, माँ या पिता या गुरु? तो उसका आपने जवाब दे दिया कि पिताजी का ही, क्या इसमें माँ का भी योगदान रहा? जी, माता का हमेशा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि पिताजी ज्यादा जानते थे कि क्या आगे चलना है, क्या करना चाहिए। टीचर थे, दुनिया थोड़ा अलग अलग टाइप की देखी थी, लेकिन पिताजी ने मुझे इनिशियल पुश दिया है, उन्होंने प्रेरणा स्रोत दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रेरणा स्रोत माता जी भी उतनी ही है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं यूपीएससी में सिलेक्ट हो पाया, क्योंकि मेरे जैसे और भी हजारों क्या लाखों लोग होंगे जो मेरे इतने ही होशियार है, मेरे से ज्यादा ही होशियार होंगे, लेकिन हर होशियार आईएएस नहीं बन पाता है। चाहिए जब आप आईएएस बनते हैं तब आपके पूर्वज के कहीं ना कहीं पुण्य, बिल्कुल सही है, भगवान का साथ, माता पिता के कहीं पुण्य आपको लग गए तो आप बन पाते हैं। मैं ये ना आज कहूंगा, ना हजारों साल भी कभी कहूंगा
कि जो सबसे होशियार होता है वही आईएएस बनता सही है। बात है। मेरे से हजारों लोग बहुत ज्यादा होशियार हो सकते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे मौका दिया। इस कारण ये है कि मेरी माताजी हमेशा गांव गांव जाके महिलाओं की डिलीवरी करती थी, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी करती थी, रात रात भर उनके साथ रहती थी। तो मुझे हमेशा लगता है कि उन्होंने बहुत पुण्य कमाया है, उसका फल मुझे मिल गया, इसलिए वो भी मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। सर आपको कभी ऐसा लगा कि आप जो आईएएस बने हैं कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय तो नहीं था? कभी आपको अपनी इस जी, आप जब भी मुश्किल पड़ाव या बड़ा सपना देखते हैं और बड़ा सपना आपका सच नहीं होता है, पहला अटेम्प्ट हो गया, मैं प्रीलिम पास हो गया, मेंस पास हो गया, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट गया, प्रीलिम पास हुआ, मेंस पास हुआ, फिर इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ, तब जब आदमी को फेल्यूर मिलता है तब खुद पे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अपनी अच्छी नौकरी थी, रिश्तेदार भी बोलने लगे थे कि क्या ही जरूरत थी, अपने यहाँ से कभी कोई गया थोड़ी है, अपने अच्छी नौकरी मिल गई थी, 40-50 हजार रुपए महीने का पगार था, तनख्वाह मिल रही थी, क्या ही जरूरत थी। तो सबने सवाल पूछना शुरू किए, तो अंदर से भी सवाल आना शुरू किए। तब मेरा भाई मुझे चुपके से बताता था कि ये रिश्तेदार ऐसा कह रहे कि क्या जरूरत थी। तो फिर मम्मी 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहती थी कि इन सबको ध्यान मत देना, यही लोग बाद में कहेंगे कि अच्छा हुआ आपने यूपीएससी के लिए बोला है। जीवन का सर ऐसा कोई समय जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? मैं अपने जीवन में एक क्षण कभी नहीं भूल सकता कि जब मैं दूसरी बार फेल हो गया था, जून का महीना था, 15 जून का महीना था, दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे थे, गर्मी थी, विदर्भ में काफी गर्मी पड़ती है महाराष्ट्र में, 45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन मैं बाहर ही बैठा था, धूप में नहीं बैठा था, छाव में बैठा था, और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं अंदर आया और एक कोने में चेयर पे बैठ गया, चुपचाप से बैठ गया। पापा को ध्यान में आया कि रिजल्ट आया है और चेहरे से उनको पता चल गया। फिर मेरे पास आए पापा, बोले कि चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपन प्रयास करते हैं। करनी चाहिए। तो मैंने बोला पापा मैंने बहुत प्रयास किया था लेकिन हुआ नहीं, अब प्रीलिम्स पास हो रहा हूँ, मेंस पास हो रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू में फिर पूरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। तो पापा बोले कि किसी एक दिन हम इसी कोने में बैठे रहेंगे और बोलते रहेंगे, सफर डगर बहुत मुश्किल थी लेकिन हमने करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्षण मेरे लिए हमेशा याद रहता है और बार बार मैं उसको दोहराता हूँ कि मुश्किल बहुत थी लेकिन हमने करके दिखाया। और पापा जब हम फिर से पास हुए थे, मैं जब पास हुआ था तो पापा से मिला था, पापा को हाथ पकड़ के मैं वही बैठाया उसी जगह। पापा को बोला फिर बोले आ जाओ, और फिर हम एक दूसरे के साथ देख के रोए थे, मैं तो रोया था, पापा भी रोए थे। तो बोले कि मैं जब हमेशा कहता हूँ कि समय दृढ़ हो सकता है लेकिन अगर हम कर्म करते रहेंगे तो समय आपके साथ आएगा। पुण्य और कर्म दोनों का अगर मिलाप होता है तो कभी ना कभी भगवान भी आपके साथ आके आपका यश आपके साथ आ सकता है। सर अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि बचपन में सर सभी की एक हॉबी होती है, किसी की क्रिकेट खेलना होता है, तो किसी की किताब पढ़ना होता है, किसी की सॉन्ग सुनना होता है। तो हम आपसे जानेंगे कि सर आपका क्या रहा उस टाइम बचपन में, 15 से 20 साल के बीच में? पहले 10 साल तक मैं, पापा क्योंकि टीचर थे, मैं जहाँ हम रहते थे वहाँ पढ़ता था, लेकिन पापा स्कूल में ले जाते थे उनके कभी कभी बीच बीच में। तो वहाँ उनकी छोटी सी लाइब्रेरी थी, एकदम एक कमरे, छोटे से कमरे की, उसमें किताबें रहती थी। उसमें मराठी में हनुमान जी की स्टोरिया, राम की स्टोरिया जो थे उसमें पढ़ता था, कार्टून के इसमें। तो वो आदत मुझे अच्छी लगती थी। उसके बाद धीरे धीरे 15 से 20 साल में मुझे एक जो मेरा पर्सनल है कि मुझे क्रिकेट देखना और खेलना दोनों अच्छा लगता है। साथ में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोगों से मिले, उनसे बात करें, लोगों को समझना अच्छा लगता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या है। शायद यही चीज़ है जो मुझे आगे चल के यूपीएससी में भी काम में आई। तो ये 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। तीसरा कि फैमिली के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं 15 से 20 साल में, क्योंकि मैं नवोदय में रहा तो फैमिली से हमेशा दूर रहता था, तो मम्मी पापा के साथ जितना भी समय रहता था वो मैं उनके साथ बैठ के ही समय गुजारना अच्छा लगता था। सर अभी हमने आपका वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, एक सर राहगीर योजना है, और जहां तक मेरा सवाल है कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है।
तो इसकी सर आप थोड़ा समझाइए लोगों को कि ये योजना है क्या, क्योंकि आपको भी हमारे चैनल पे बहुत लोग देखते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। अगर कोई रास्ते में घायल पड़ा हुआ है तो यहाँ के लोगों में सर एक अजीब डर होता है। डर वो ये होता है कि अगर हम उसको उठाते हैं तो कहीं पुलिस केस न बन जाए, हमारे ऊपर पुलिस बुलाती है, ऐसा सर लोगों की मेंटेलिटी है। तो राहगीर योजना को सर थोड़ा आप विस्तार से बता दीजिए, और इसका लाभ सर लोग कैसे ले सकते हैं। हमने देखा है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो लोग उनको देखते हैं, लेकिन डरते इसलिए है कि पुलिस केस ना हो जाए, कोर्ट में उनको जाना ना पड़ जाए, इसलिए वो अस्पताल में ले जाने से डरते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी व्यक्ति को जो जख्मी है उसको अस्पताल ले जाएंगे तो पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी। जो बेसिक सवाल करेगी कि कहाँ से आपने लाया था और एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके बाद आपसे कोई लेना देना है नहीं। तो राहगीर योजना बनाई इसलिए है कि जो राहगीर है, जिन्होंने एक्सीडेंट को पहले देखा, वो जो जख्मी व्यक्ति है उनको अस्पताल ले आए अपने गाड़ी से या किसी भी गाड़ी से समय पे पहुंचाए। अगर वो समय पे पहुंचाते हैं और गंभीर जख्म वाले लोग होते हैं तो तब उनको 25,000 रुपए उनको शासन की तरफ से राशि मिलती है, और साथ में उनको प्रोत्साहन राशि के साथ साथ सर्टिफिकेट भी देते हैं, और इसमें कोई भी उनसे पूछताछ नहीं है। ये राशि किसी को भी दी जा सकती है एक्सेप्ट एम्बुलेंस के डॉक्टर्स और ड्राइवर को छोड़ के, और जिसने गाड़ी को जख्मी किया है, जिसने उस व्यक्ति को जख्मी किया है, उस व्यक्ति को छोड़ के सभी को राहगीर योजना में तो कितनी बार लाभ ले सकता है इसको? कि जितने बार भी ले आएंगे उतनी बार लाभ। एक व्यक्ति यानी अगर इस तरह की मदद करता है तो कितनी भी बार उसका लाभ ले सकता है? जी, एक व्यक्ति अगर मदद करता है तो कितने बार भी उसका लाभ ले सकता है। और ये लाए इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति अब पुलिस का इंतजार ना करे, एम्बुलेंस का इंतजार ना करे, खुद ले आए। और जो बार बार महत्वपूर्ण बात यही बता रहे हैं कि पुलिस आपकी पूछताछ नहीं होगी। बेसिक जानकारी जरूर पूछेंगे, उसके बाद आपकी पूछताछ नहीं होगी, कोर्ट में आपको कोई भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। चलिए सर, वैसे तो आपका गला खराब है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम धीरे धीरे, आप आराम से। सवाल सर अगला हमारा थोड़े आपकी जॉब की तरफ आते हैं कि कलेक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर क्या है आपके हिसाब से? हम उस समाज में रहते हैं जिस समाज में अलग अलग जाति, धर्म और अलग क्राइटेरिया के लोग रहते हैं। सबकी अपनी विचारधाराएं होती है, और हमारे जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र की नींव उसमें है कि सभी विचारधाराओं को एक जैसे सम्मान मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसा सम्मान नहीं मिल पाता और दो समुदायों में टकराव होता है। एज अ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र सही से चले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े किसी भी हालत में, ताकि सभी को सम्मान से जीने का मौका मिले, सभी को सम्मान से रहने का मौका मिले, एक दूसरे की बात रखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, स्कूल जाने का मौका मिले। तो कलेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी जिम्मेदारी है, अगर कोई व्यक्ति है जो खुद बोल नहीं सकता, उनकी आवाज दबाई जाती है, मैं शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, जो बोलने में उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते, अपनी बात कलेक्टर तक या शासन तक नहीं पहुंचाते हैं, उनके पास जाना, या अगर वो आपके पास पहुंचने के प्रयास कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करना कि वो हमारे पास आए और उनकी समस्या सुन के निदान करे। तीसरा, जैसे जितनी भी समस्या जिले में रहती है, सीएम हेल्पलाइन से देखते हैं या और किसी माध्यम से देखते हैं, उस समाधान समस्याओं से ये चिन्हित करना कि ये दिक्कत कहाँ है। अगर मेरे पास शिकायतें ज्यादा आ रही है कि किस लोगों को खाद्यान्न समय पे नहीं मिल रहा है, तो हम रेड करना चाहिए खाद्यान्न की दुकानों पे। अगर कोई बोल रहा है काला बाजारी की खाद की समस्या ज्यादा आ रही है, शुरुआत में जब मैं आया तो काला बाजारी की समस्या ज्यादा आ रही थी कि प्राइवेट दुकानें ज्यादा रेट पे खाद बेच रही, तो हमने एक साथ एक जगह से एक ही टाइम पे लगभग 50 दुकानों पे एक साथ रेड कराई थी। तो कलेक्टर का यही काम होता है कि प्रशासन को सही से चलाना है और जहां लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही है उन तक सेवाएं पहुंचाना। राजनीतिक दबाव में सर संतुलन कैसे बनाते हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारा काम है स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, उनको जमीनी स्तर पे उतारना, और जो स्कीम बनाते हैं, जो नियम पॉलिसी बनाते हैं, वो है हमारे जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सबसे ऊपर होते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो
अधिकारी होते हैं वो जनप्रतिनिधि के हमेशा नीचे होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा काम है जनप्रतिनिधि जो भी पॉलिसी बनाए उसका इम्प्लीमेंट करना। लेकिन टकराव तब हो जाता है जब जनप्रतिनिधि और प्रशासन इनमें नियमों का मेल नहीं खाता, कि प्रशासन बोलता है नियम के साथ ही चलेंगे और जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि नहीं, इस जनता के लिए, यहाँ के लिए आप जल्दी से काम कर दो। कभी कभी जैसे रोड बनाना है, लेकिन रोड बनाने के लिए 1 महीने का टेंडर होना जरूरी है, वो बोलते हैं नहीं नहीं आज ही डालो क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन नियम तोड़ के नहीं डाल सकते, नहीं तो कल ये हो जाएगा कि किसी एक कंपनी को सपोर्ट करने के लिए हमने तुरंत हाँ। काम दे दिया। तो ऐसे में टकराव जरूर होते हैं, वो उनकी जगह सही होते हैं लेकिन हम भी अपनी जगह सही होते हैं। तब हम समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें सब थोड़ा मौका दीजिए, हम लोगों से बात करते हैं, तब के जाके वो टकराव दूर होता है। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहूंगा, जनप्रतिनिधि पॉलिसी बनाना उनका काम है और उसको धरातल पे लाना हमारे अधिकारियों का काम है, जो कि हम करते हैं। एक सर अभी आपका वीडियो वायरल हुआ था 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था, वो कह रहा था कलेक्टर साहब से मिलना है और आपसे ही बता रहा था। वो वीडियो काफी आपका वायरल हुआ था और बड़ी विनम्रता के साथ आप उससे बोल रहे थे कि मैं कलेक्टर लगता नहीं। वो सर क्या था, पूरा थोड़ा सा आप अपने से बताओ। वो गुस्से में आए, तो मुझे दूर से दिखे कि गुस्से में आए, तो मैंने बोला दादाजी इधर आओ, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला दादाजी इधर आइए, तो वो बोले आपसे नहीं मिलना है। तो शायद किसी ने पहले कहा, मेरा चल नहीं रहा था, वो बोले आपसे नहीं मिलना है, मुझे तो अंदर से आपसे मिलना है। तो बाकी साइड ने बोला कि अरे कलेक्टर साहब यही है, तो तब क्या मेरे चालू है। तो मैंने बोला दादाजी बताइए मैं ही हूँ। बोले नहीं नहीं आपसे मिलना नहीं है, हमें तो कलेक्टर साहब से मिलना है। तो मैंने बोला क्या हुआ इस चेहरे को, आप चेहरे से लग नहीं रहा हो क्या कि मैं कलेक्टर हूँ। तो बोले आप हैं। तो मैंने बोला जी आप बताइए मुझे। थोड़ी देर इधर उधर देखे हो, नहीं नहीं हमें आपसे नहीं मिलना, हमें तो अंदर जाना है। तो फिर 2-3 लोग आए, अरे साहब यही है, आप जो भी समस्या है वही कर देंगे। तो उन्होंने बोला था सर हमारा पेंशन 2-3 साल से नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि मैंने सामाजिक न्याय वाले को यही बुलाया है, आपका आधार का वेरिफिकेशन यही करा के मैं यही करा देता हूँ। और लिटरली हमने 15-20 मिनट में उनका करा भी दिया, उनको हाथ में दे भी दिया। तब कहीं जाके वो खुश हुए। फिर अगले जन सुनवाई वो फिर से आए मुझे बोलने कि साहब मैं अब आपको पहचान गया हूँ, आप हैं। सर अगला सवाल है, क्या ये सही है सर कि सरकारी कार्यालयों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, और इस पर आपने कितनी हद तक यहाँ पर लगाम लगाई? जहां जहां मुश्किलें हैं वहां वहां लोग, सरकारी लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास में हजारों साल से लेके पृथ्वी के हर कोने में ये फैला हुआ है। हम लोग प्रयास करते हैं कि लोगों से ज्यादा मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऑनलाइन स्कीम निकाली ताकि लोग और प्रशासन का सामना ना हो, ताकि पैसे मांगने की बात ना आए। जैसे उदाहरण के लिए ई साइबर तहसील मध्य प्रदेश शासन ने चालू की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, जिसमें अगर कोई जमीन लेता है, रजिस्ट्री करता है जमीन की, तो रजिस्ट्री करने के बाद ऑटोमेटिकली वो ऑनलाइन चला जाता है, पटवारी के पास चला जाता है। उसको 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसके लिए जिसने जमीन खरीदी है या जिसने जमीन बेची है उसको तहसील में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो पटवारी के पास चला जाएगा और पटवारी को अनिवार्य है कि 10 दिन में आना चाहिए, रिपोर्ट लगानी है और 1 महीने के अंदर वो नामांतरण होना कंपलसरी है। अगर उसमें कोई विवाद नहीं है तो उसको अविवादित नामांतरण बोलते हैं। और हम लोग भी हर महीने 30 दिन के ऊपर कौन कौन से नामांतरण जा रहे हैं उसकी भी समीक्षा करते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता, कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर नहीं हुआ तो फिर उनकी मुलाकात हो जाती है और वहां ये सब भ्रष्टाचार और पैसों की लेन देन शुरू हो जाती है। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन प्रक्रियाएं है, ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको आवेदन करना है। जैसे मुद्रा लोन है, 2 लाख से लेके 25 लाख तक का लोन, जो बेरोजगार युवा है अगर वो कोई रोजगार लगाना चाहते हैं उसके लिए 25 लाख तक का लोन मिलता है। ऑनलाइन करना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जल्दी मिलने के लिए बैंक में चले जाते हैं और वहां उनको पता लग जाता है कि अब हमारे पास वो आ गया है, तब वो पैसा मांगना चालू करते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, और वही फिर
कॉम्प्रोमाइज चालू हो जाता है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, कोई जरूरत नहीं जाने की, ऑनलाइन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो होना है ही है। अगर रिजेक्ट होता है तो उनको कारण देना होता है कि रिजेक्ट क्यों हुआ। क्यों जैसे किया? नामांतरण में हुआ, रिजेक्शन का कोई चांस नहीं है जब तक कि उसमें विवाद ना हो। अगर रिजेक्शन हो गया तो क्यों हुआ, उनको जवाब देना पड़ता है, इसीलिए जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो जाएगा। दतिया सर जला पीताम्बरा पीठ काफी प्रसिद्ध धाम है, और इसको सर विश्व स्तर पर ले जाने के लिए क्या आपने प्रयास किए इसको प्रमोट करने के लिए? दतिया का पीताम्बरा पीठ जैसे आपने बताया हाँ, विश्व हाँ। स्तर पे है, और मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ये धर्म स्थल भी है। मैहर, चित्रकूट, दतिया, उज्जैन, ओमकारेश्वर, जबलपुर, ये बड़े बड़े पीठ है जहाँ काफी ज्यादा संख्या में लोग भी आते हैं। यहाँ तो वीआईपी लोग भी ज्यादा आते हैं। इसके लिए पीताम्बरा पीठ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया है, और उनके द्वारा ही निर्देशित किया गया है कि जो भी हमारे से हो सकता है उसके लिए सुझाव दे कि इसको अच्छा कैसे किया जा सकता है, जितना भी अच्छा किया जाए पॉजिटिव वे में, ताकि ट्रस्ट को कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और आपसी तालमेल से उसमें जो जो संभावनाएं हो सकती है, जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंस्ट्रक्शन कभी ना गिरे, इसके बाद कोई दिक्कत ना हो, कोई भी बीच में अगर पूजा करानी है तो दलालों को वहां से निकल आ जाए, जो पूजा होती है तो पंडित और जो श्रद्धालु लोग हैं उनका सीधा मिलाप हो। अगर कोई भंडारा देना चाहता है तो सीधा भंडारा करे, उसमें बीच में कोई बीच वाला व्यक्ति मीडिएटर ना रहे, जिसमें सबसे ज्यादा नाम खराब होता है, सबसे ज्यादा दलाली होती है, और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को उसी में होती है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश है, स्पष्ट रूप से निर्देश दिए उन्होंने कि एक अच्छी समिति, इस ट्रस्ट के लोग, प्रशासन के लोग, पूर्व जिनका अनुभव है उनके लोग मिला के एक अच्छा निर्णय ले, ताकि इन सब में पारदर्शिता बनी रहे और हमारे मंदिर का, ट्रस्ट का नाम बहुत ऊंचा जाए, और माई का आशीर्वाद हजारों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचे। सर आखिरी सवाल है, कई युवा हैं जो यूपीएससी पीएससी इसकी तैयारियां कर रहे हैं, कई लोगों का आपने बताया मनोबल टूट जाता है सर। आप चूंकि इतने बड़े पद पर बैठे हैं और बहुत ही आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में, तो उन लोगों के लिए सर आप विशेष क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें? कोई इसके लिए कोई शॉर्टकट भी है, या फिर मेहनत करें और कब तक उसका यानी तैयारी करते रहें? मैं दो चीजें इसमें बताना चाहूंगा। पहली चीज, कब तक तैयारी करे उसका पहले जवाब देता हूँ। हर किसी को पता होता है कि वो कितना भाग सकता है, कितना तेज भाग सकता है। कोई यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकता है कि मैं नेशनल चैंपियनशिप में दौड़ लगाऊंगा, कोई नहीं बोलेगा। सही है। जो दौड़ सकता है वो बोलेगा। जब वो दौड़ता है 100 बार 200 बार दौड़ता है तो उसको अंदाजा आ जाता है कि मैं चैंपियनशिप में टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, जीतना अलग बात है। तो हमें खुद से ये देखना चाहिए पहले कि क्या हम उस कंपटीशन के लायक है कि नहीं। लायकी इससे नहीं होती कि आप होशियार है कि नहीं, लायकी इससे होती है कि आप उतना मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर आपको एक चैंपियन बनना है तो आपको, जैसे मूवी में भी देखते हैं कि सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के आपको मेहनत करनी होती है। क्या वो आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? 2 महीने बाद पता चल जाएगा, 3 महीने बाद पता चल जाएगा कि मेहनत करने के लायक हो या नहीं हो, इतना मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा हो, या सिर्फ पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, कर लो, या दोस्तों ने बोल दिया कि ये कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप नहीं कीजिए। हम खुद के एक बार परीक्षण करें कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, और उतना मैं तेज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये पहली बात हो। अगर आप में हिम्मत है और आप कह रहे हैं कि मैं कर पा रहा हूं, तो ठंड है तो भी करते रहिए, गर्मी है तो भी करते रहिए, बारिश है तो भी करते रहिए, कोई गाली दे तो भी करते रहिए, कोई प्रशंसा करे तो भी करते रहिए, बीमार है तो भी करते रहिए, मुश्किल है तो भी करते रहिए, आसान है तो भी करते रहिए। आपको निरंतर प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 3 दिन कर दिया अब 2 दिन का आराम ले लाऊं, नहीं। कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता ही आपको डिसाइड करेगी कि आप आगे जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं। निरंतर, लगातार 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 लगातार। मैं अगर इसको मारते रहूंगा 1000 दिनों तक तो ये भी टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। लेकिन आप में वो हिम्मत होनी चाहिए और आप में वो जज्बा होना चाहिए कि मैं हाथ से इसको तोड़ के दिखाऊंगा। लगातार
चाहे मेरा हाथ दर्द करे, चाहे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही, एक दिन आएगा कि मैं उसको क्रॉस कर पाऊंगा। दूसरी चीज, जब आप निरंतरता रख रहे हो, सर्दी गर्मी में आप प्रयास कर रहे हो, तो फेलियर के लिए, असफलता के लिए रेडी हो जाओ। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करनी चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और आगे बढ़ो। अगर असफलता को स्वीकार करने की क्षमता है तो आप में पेशेंस है, लंबा जाने की, लंबा खेलने की क्षमता है। क्विक सक्सेस, तुरंत सक्सेस किसी को कभी नहीं आ पेशेंस सकती। जरूरी सर इसमें। पेशेंस जरूरी है, किसी को तुरंत सक्सेस नहीं आ सकती है। धीरे 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 ही हम आगे बढ़ते हैं और एक समय ऐसे आता है कि हम इतने गहरे तक चले जाते हैं कि हीरा भी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे जाइए, क्विक सक्सेस नहीं रखिए, असफलताओं को स्वीकार कीजिए, गर्मी ठंडी जैसा भी है चलते रहिए और एक दिन, चाहे बहुत दिनों बाद आए, एक दिन आपका जरूर आएगा जब लोग खुद कहेंगे मैं तो जानता था ये तो करने वाला है। आपके पास इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आती? मैं जब भी आपको वीडियो देखता हूँ आप उसमें मुस्कुराते नजर आते। मेरी मुस्कुराहट एक ही है, भगवान। खुशी मिलती है, सुबह उठ के मैं पहले हाथ जोड़ता हूँ, परमात्मा धर्म के हिसाब से हो सकता है, मैं मेरे माँ बाप को भी, मेरे गुरु है, और मैं मम्मी पापा को याद करता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा कराया। जो मेरे गुरु रहे हैं स्कूलों में, कॉलेज में, यूपीएससी के दरम्यान, जो मेरे दोस्त भी रहे जिन्होंने मुझे पुश किया, उनको भी मैं भगवान के साथ जब सामने बैठता हूँ तो नमस्ते करता हूँ और याद करता हूँ कि इनके कारण मैं हुआ। रोज करता हूँ, रोज, कभी नहीं मिस करता मैं, रेगुलर सुबह और शाम में भी बैठता हूँ, सुबह भी बैठता हूँ, 10 मिनट 5 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं बैठता, लेकिन बैठता जरूर हूँ और उससे मुझे अपने आप में खुशी आती है। अपने आप में कभी कभी मैं खुद ही मुस्कुराता हूँ, कोई नहीं रहता, अकेले फिर भी हंसते रहते हो? हंसते रहते हो। तो कभी कभी बीवी वाइफ मुझे बोलती है कि क्या हो गया, क्या सोच के हंस रहे हो, अंदर के हंस रहे हो? तो मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं इसलिए कुछ हो रहा, क्योंकि तुम्हारा साथ तो दोनों, हाँ सही है, बिल्कुल, क्योंकि उसका साथ भी मुझे मिला है, वो भी मेरे गुरु ही है, बिल्कुल सही है। तो उसके लिए भी मैं हंसता हूँ। फिर आप उसको भी आदत हो गई कि ये हंसता हंसते हो तो देखिए दोबारा क्वेश्चन नहीं करते क्यों हंस रहे, समझ जाते हैं कि हमें देख के हंस रहे हैं। जी जी, अब वो भी खुश होते हैं कि ठीक है, एक किसी कोने में मैं भी हूँ, मेरे मम्मी पापा, सभी लोग हैं, मम्मी पापा जिनको आप मान रहे हैं, सभी लोग हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वायरल कलेक्टर दतिया श्री स्वप्निल वानखेड़े जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको हमारे चैनल चुनने के लिए। आगे भी आप दतिया में विकास करते रहें और लोगों की समस्याओं को सर हल करते रहें।